Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study light. Now start the lecture and understand what is light. See, light is form of energy which is transmitted in the form of electromagnetic wave and which helps us to see. This is fantastic definition for 3 marker question. राइट तो 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए हमको ये डेफिनेशन लिखनी है. अब हम इस डेफिनेशन को बहुत ही अच्छे से समझते हैं. द फर्स्ट थिंग, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट. एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड. एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. और यदि लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है तो डेफिनेटली लाइट को एनर्जी के किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. एंड हियर आर 2 एग्जांपल्स. द फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक वल्व. जो इलेक्ट्रिक वल्व होता है, इलेक्ट्रिक वल्व कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, राइट. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो वल्व है वो इलेक्ट्रिक वल्व होता है वह इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है. तो वहीं अगर हम बात करते हैं सोलर पैनल की, तो सोलर पैनल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी और वी कैन से दैट लाइट एनर्जी इनटू, राइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट. वहीं पर अगर हम देखें तो जैसे इलेक्ट्रिक सेल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो इन 3 एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जो वल्व है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सोलर पैनल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो केमिकल एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. और फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर प्लांट्स. जो प्लांट्स होते हैं वो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट. जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से. तो वल्व इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, सोलर पैनल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर इलेक्ट्रिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, प्लांट्स लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं. हेंस हम कह सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दिस जो लाइट है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी क्या करता है, फॉलो करता है. सेकेंड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में क्या होता है, ट्रांसमिटेड होता है. विच मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे वेव्स होते हैं जिनके ट्रांसमिशन के लिए किसी भी फिजिकल मीडियम, फॉर एन एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड और गैस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. देयरफॉर लाइट कैन ट्रेवल इवन इन वैक्यूम. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट, राइट, लाइट हेल्प्स अस टू सी, राइट. उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूं. देखिए, अभी हमने समझा था इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट. और हमने देखा था कि जो वेव्स होती हैं, राइट, वेव्स आर ऑफ 2 टाइप. फर्स्ट इज मैकेनिकल वेव, राइट, एंड सेकेंड इज नॉन मैकेनिकल वेव, राइट. वेव्स those require physical medium, for an example solid, liquid और gaseous medium to travel, उनको ही मैकेनिकल वेव्स कहते हैं. जैसे क्या हो जाएगा, साउंड वेव हो जाएगा, राइट. तो जो साउंड वेव होती है वो एक मैकेनिकल वेव होती है. उसके अपोजिट में नॉन मैकेनिकल वेव या जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं. दोज वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल मीडियम, फॉर एन एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड और गैस, टू प्रोपोगेट और टू ट्रांसमिट आर नोन एज नॉन मैकेनिकल वेव्स, और इनको ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है. अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, अगर हम उनको वेवलेंथ के आधार पर क्लासिफाई करें, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ के आधार पर क्या करें, उनको क्लासिफाई करें, राइट. तो जो मिनिमम वेवलेंथ होती है, राइट, वो यहाँ पर अगर हम देखें तो मिनिमम जो वेवलेंथ हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, गामा रेज हो जाएगी.
गामा रेज, फिर क्या हो जाएंगी यहाँ पर, ये हो जाएंगी गामा रेज, गामा रेज हो जाएंगी, फिर क्या हो जाएंगी, एक्स रेज हो जाएंगी, राइट। एक्स रेज के बाद में गामा रेज हो जाएंगी, एक्स रेज हो जाएंगी, फिर क्या हो जाएंगी, यूवी रेज हो जाएंगी, फिर इसके बाद में आता है यहाँ पर लाइट, राइट। तो ये हो जाएगा लाइट, लाइट के बाद में क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड, और इस तरीके से आगे ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम चलता रहता है, राइट। तो अब ये जो स्पेक्ट्रम है, क्या हम इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है, अर्थात एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज या इंफ्रारेड या लाइट, क्या हम इन सभी लाइट को देख सकते हैं? तो नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो ह्यूमन आईज होती हैं, ह्यूमन आईज आर सेंसिबल टू दिस पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो ह्यूमन आईज होती हैं वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की केवल और केवल 380 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर वेवलेंथ, तो 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच की जो वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनके लिए ह्यूमन आईज सेंसिबल होती हैं। देयरफॉर हम इन्हीं लाइट रेज की वजह से ही वस्तुओं को देख पाते हैं, राइट। और इसी की वजह से ये हमें देखने में क्या करती हैं, मदद करती हैं, राइट। तो इस तरीके से ये आपको ऑफ डेफिनेशन के तीनों पॉइंट जो हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे, राइट। तो 3 नंबर के लिए या 3 मार्कर के लिए डेफिनेशन क्या होगी, लाइट इज a form of energy which is transmitted in the form of electromagnetic wave and which helps us to see, राइट। और साथ ही साथ ये हमें देखने में मदद क्यों करती हैं, बिकॉज ह्यूमन आई इज सेंसिबल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ स्मॉल रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और वो कितनी रेंज है, 380 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर। इसलिए हम कह सकते हैं कि द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बिलोंगिंग टू 380 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर, उसको ही लाइट कहा जाता है। ये हम कह सकते हैं कि रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ बिटवीन 380 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर बिलोंगिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज नोन एज लाइट, राइट। ये दोनों ही डेफिनेशन है और ये दोनों ही लाइट की डेफिनेशन है, जिसको आप 3 मार्कर में लिख सकते हैं। बट रिमेंबर, हमारे पास में जो वर्ड लिमिट है वो कम है, इसलिए आप दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन लिखें। आइदर यू कैन राइट light is form of energy which is transmitted in the form of electromagnetic wave and which helps us to see, और दूसरी जो डेफिनेशन है वो आप ये भी लिख सकते हैं कि रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ बिटवीन 380 नैनोमीटर और 380 एंगस्ट्रॉम टू 780 नैनोमीटर और 800 एंगस्ट्रॉम बिलोंगिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज नोन एज लाइट, राइट। अब हम जो है लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ लाइट क्या होती है उसको और भी अच्छे से हम यहाँ पर समझेंगे। तो रिमेंबर, दिस मे बी आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, व्हाट इज लाइट एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। द फर्स्ट इज लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। तो लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव, और लाइट जो ट्रेवल करती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में क्या करती है, ट्रेवल करती है, विच मीन्स दैट लाइट डज नॉट रिक्वायर फिजिकल मीडियम टू प्रोपोगेट और टू ट्रेवल, अर्थात लाइट वैक्यूम में भी क्या करती है, ट्रेवल करती है। दूसरा, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। हमने 2 वेव्स पढ़ी थी, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरा ट्रांसवर्स वेव्स। तो लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव होती है, राइट। तीसरा क्या हो जाएगा, द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स, अर्थात हमने देखा है कि यहां पर देखिए, दरअसल लाइट इज नॉन मैकेनिकल वेव्स, राइट। तो ये नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है, लाइट इज नॉन मैकेनिकल और electromagnetic wave, therefore light does not require any physical medium, for an example solid, liquid or gas, to travel or to transmit. But
लाइट जब किसी भी फिजिकल मीडियम में से ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, या तो इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, विच मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स, राइट। साथ ही साथ लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड होती है, तो द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज मैक्सिमम, दैट इज 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, राइट। और मिनिमम जो है वो एक तरीके से अगर हम देखें तो ये मैक्सिमम होती है किसमें, वैक्यूम में, उसके बाद में एयर में होती है, फिर वाटर में होती है, और फिर किस में होगी, ग्लास में होगी, जिसको हम आगे समझेंगे। तीसरा क्या हो जाएगा, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। हमेशा जो रे होती है, रे ऑफ लाइट, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही क्या करती है, ट्रेवल करती है, राइट। और ये जो है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये लाइट को वेव फॉर्म में, या वेव, लाइट का जो वेव फॉर्म है जब वो एक्टिव होता है तो उसी की वजह से लाइट जो है स्ट्रेट लाइन के रूप में क्या होती है, ट्रेवल करती है। साथ ही साथ जो लाइट है वो सॉलिड एंड लिक्विड मीडियम आल्सो हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट, चाहे सॉलिड मीडियम हो, सॉलिड मीडियम जैसे क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, या लिक्विड मीडियम हो जाएगा जैसे वाटर बॉडी हो जाएगी, वो लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो सॉलिड से भी हो सकता है और लिक्विड से भी हो सकता है। साथ ही साथ जब कभी भी लाइट रे या रे ऑफ लाइट, जब कभी भी रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फॉर एन एग्जांपल जैसे वाटर से एयर में या एयर से वाटर में, जब कभी भी लाइट रे ट्रेवल करती है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है, जिसकी वजह से, राइट, उसकी वो जो है अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, अर्थात उसका क्या होता है, रेयरफेक्शन होता है। तो ये इतने कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हो जाएंगे, लाइट के हो जाएंगे। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देयरफॉर डज नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल मीडियम टू ट्रेवल। लाइट एक ट्रांसवर्स वेव होती है, इसकी जो वेलोसिटी है वो मीडियम पर डिपेंड करती है। वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। लाइट एक स्ट्रेट लाइन के रूप में क्या करती है, ट्रेवल करती है। साथ ही साथ सॉलिड और लिक्विड मीडियम में जो है लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, राइट। और जब लाइट रे या रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उससे लाइट का जो है रिफ्रैक्शन भी होता है। क्लियर? नाउ वी विल स्टडी प्रोडक्शन और एमिशन ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, हाउ द लाइट इज प्रोड्यूस्ड, राइट, हाउ द लाइट इज इमिटेड। तो यदि पूछा जाए हाउ द लाइट इज इमिटेड और प्रोड्यूस्ड, तो हम उसके जो है यहाँ पर इसको ही समझते हैं। तो प्रोडक्शन और एमिशन ऑफ लाइट, देखिए इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, लाइट इज प्रोड्यूस और इमिटेड, राइट, इन थ्री सिचुएशन। तो पहले सिचुएशन क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहली सिचुएशन तो ये कि अगर हम किसी भी बॉडी को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, सो व्हेन अ बॉडी इज हीटेड एक्सेसिवली, तो जब किसी भी बॉडी को एक्सेसिवली हीट किया जाएगा तो वह बॉडी स्टार्ट्स इमिटिंग थर्मल रेडिएशन एंड लाइट। तो जब किसी भी बॉडी को एक्सेसिवली हीट किया जाएगा तो वह थर्मल रेडिएशन और लाइट को क्या करता है, इमिट करता है। फॉर एन एग्जांपल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब हो जाएगा, इलेक्ट्रिक हीटर हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एंटर करता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हीट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब हीटेड एक्सेसिवली, और इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो थर्मल रेडिएशन को और लाइट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, राइट। और भी एग्जांपल है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है, सुपर हॉट आयरन रॉड हो जाएगा, एक्सेट्रा। तो पहली चीज तो क्या हो जाएगा, व्हेन अ बॉडी इज हीटेड एक्सेसिवली। दूसरा क्या हो जाएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब कभी भी किसी भी बॉडी को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो हीट एंड लाइट जो है क्या होते हैं, एमिट होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर क्या हो जाएगा, फ्यूजन होता है, राइट। तो जब कभी भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो उस सिचुएशन में भी
हीट और लाइट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। फॉर एन एग्जांपल क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। तो द लास्ट एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड थर्मल रेडिएशन ऑफ द सन। तो जो सन है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही थर्मल रेडिएशन और लाइट क्या होता है, एमिट होता है, और जो सन है वो कॉन्स्टेंटली थर्मल रेडिएशन और लाइट को एमिट कर रहा है। इस तरीके से लाइट का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है या एमिशन होता है। नाउ वी विल स्टडी द डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब यहाँ पर डुअल नेचर से क्या तात्पर्य है, देखिए सम साइंटिस्ट बिलीव दैट कि जो लाइट होता है वो पार्टिकल के रूप में क्या होता है, ट्रेवल करता है। तो वहीं कुछ साइंटिस्ट का मानना ये है कि जो लाइट है वह वेव फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, राइट। अर्थात वेव जो लाइट है वो कभी वेव फॉर्म में तो कभी पार्टिकल फॉर्म में क्या करता है, प्रोपोगेट होता है। और कई जो फिनोमिना होते हैं वो वेव फॉर्म से ही जो है उनको एक्सप्लेन किया जाता है। तो कई फिनोमिना को पार्टिकल फॉर्म से एक्सप्लेन किया जाता है। इस वजह से लाइट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, डुअल होता है, राइट। तो सीधी सी बात है, लाइट समटाइम्स बिहेव लाइक अ पार्टिकल एंड समटाइम्स लाइक अ वेव एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो 3 मार्कर के लिए अगर ये प्रश्न पूछा जाए व्हाट इज डुअल नेचर ऑफ लाइट, देन वी कैन आंसर लाइट समटाइम्स बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एंड समटाइम्स लाइक अ वेव एंड दिस नेचर इज नोन एज डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब ये अस्तित्व में कैसे आया, तो देखिए सबसे पहले न्यूटन ने जो है एक थ्योरी दी थी, राइट, जिसको पार्टिकल थ्योरी ऑफ क्या कहा जाता है, लाइट कहा जाता है, राइट। तो हम यहां पर समझते हैं, यहां पर जैसे व्हेन लाइट वेव्स लाइक अ वेव, जैसे यहां पर जो दिया था द पार्टिकल थ्योरी, तो जो पार्टिकल थ्योरी थी, द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रोपाउंडेड बाय न्यूटन। और न्यूटन ने जो पार्टिकल थ्योरी दी थी, और इस थ्योरी के अनुसार क्या था कि लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, न्यूटन के द्वारा दी गई थी, राइट। अभी हमने क्या समझा, लाइट समटाइम्स बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एंड समटाइम्स लाइक अ वेव, और इसी को ही लाइट का डुअल नेचर कहते हैं। और इस डुअल नेचर की शुरुआत की थी न्यूटन ने, राइट। न्यूटन ने सबसे पहले क्या दिया था, द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। तो द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रोपाउंडेड बाय Newton, and according to particle theory light is made up of very small particles, और ये जो particles होते हैं ये straight line में ही क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। तो इस तरीके से पार्टिकल थ्योरी दिए गए, बट इसके कुछ समय पश्चात ही हाइगेंस ने वेव थ्योरी दे दी, राइट। सो द वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रोपाउंडेड बाय ह्यूजेंस, और ह्यूजेंस ने कहा, राइट, जिसको हाइगेन कहा जाता है, हाइगेंस हिंदी में, राइट। सो अकॉर्डिंग टू हाइगेंस लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। तो अकॉर्डिंग टू हाइगेंस लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके साथ ही जब हाइगेंस ने कहा कि लाइट जो है वेव फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, और इसी को जो है आगे फर्दर एक्सप्लेन किया था किसने, थॉमस यंग ने। द थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वाज प्रोपाउंडेड बाय थॉमस यंग, और लाइट का इंटरफेरेंस तभी हो सकता है जब लाइट वेव फॉर्म में क्या हो, ट्रांसमिट हो। तो इस तरीके से हाइगेंस ने और थॉमस यंग ने जो है वेव फॉर्म को क्या किया था, प्रोपाउंड किया था। बट इसके बाद में इन 19 AD में मैक्स प्लांक ने फिर जो पार्टिकल थ्योरी थी उसके बारे पर या पार्टिकल थ्योरी को फोकस किया। इन 1900 मैक्स प्लांक टोल्ड दैट द emission ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लाइट सोर्स अकर्स इन स्मॉल यूनिट्स ऑफ एनर्जी, और उन्हीं को मैक्स प्लांक ने क्या कहा था, क्वांटा कहा था या क्वांटम कहा था। तो मैक्स प्लांक ने भी कहा कि जो लाइट है वो एनर्जी के बंडल्स के रूप में ट्रांसमिट होता है, और उन्हीं एनर्जी के बंडल्स को मैक्स प्लांक ने क्वांटा कहा था। और इसी को फर्दर जो था आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था। आइंस्टीन ने फिर 1905 में जो 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि जो लाइट है, राइट, लाइट इज आल्सो क्वांटाइज्ड,
विच कम्स इन स्मॉल एनर्जी बंडल्स, और उन्हीं स्मॉल एनर्जी बंडल्स को क्या कहा था, फोटॉन्स कहा था, राइट। तो यहाँ पर मैक्स प्लैंक के अनुसार भी लाइट स्मॉल यूनिट्स ऑफ एनर्जी होती है, जिसको मैक्स प्लैंक ने क्वांटा कहा था। वहीं अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी प्रकाश को पार्टिकल माना था, और अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार जो लाइट है, लाइट क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, विच मीन्स दैट लाइट जो है वो स्मॉल एनर्जी के बंडल्स के रूप में अर्थात फोटॉन्स के रूप में क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। इस तरीके से कुछ साइंटिस्ट ने लाइट का जो वेव फॉर्म है उसको एक्सप्लेन किया, तो कुछ साइंटिस्ट ने लाइट के पार्टिकल फॉर्म को एक्सप्लेन किया, राइट। और इसी तरीके से या इन दोनों तरीकों को हम जो है इन एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट सच एज रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा, डिफ्रैक्शन हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, राइट, और स्ट्रेट लाइनर मोशन हो जाएगी। इन सभी फिनोमिना को एक्सप्लेन केवल और केवल वेव नेचर ऑफ लाइट के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो वहीं कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट सच एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड क्रॉम्पटन इफेक्ट आर एक्सप्लेन्ड बाय द फोटोन और पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, राइट। तो इन दोनों एग्जाम्पल से ये साबित होता है कि लाइट समटाइम्स बिहेव लाइक अ पार्टिकल एंड समटाइम्स लाइक अ वेव, एंड दिस इज नोन एज डुअल नेचर ऑफ लाइट, जिसको हम बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है समझ चुके हैं, राइट। नाउ वी विल स्टडी स्पीड ऑफ लाइट। ये जो लाइट है उसकी स्पीड क्या होती है, राइट। सबसे पहली चीज हम समझ चुके हैं, राइट। Light is form of energy which is transmitted in the form of electromagnetic wave, और light यदि electromagnetic wave है, so light can travel, या light does not require any physical medium, for an example solid, liquid or gaseous medium to travel, which means light can travel in vacuum as well, right। और light की जो speed है वो वैक्यूम में या फिजिकल मीडियम में क्या होती है, अलग अलग होती है, राइट। सो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देयरफॉर लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम एज वेल एज इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। और लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट मीडियम में क्या होती है, डिफरेंट होती है। अगर लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड है तो वो किस में होती है, वैक्यूम में होती है। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। एक्चुअली जो वैक्यूम है और यही जो स्पीड है ये किस में होती है, विंड में, या एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर एयर में, यहाँ पर एयर आएगा। तो लाइट की जो स्पीड है वो एयर में कितनी होती है, 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच मीन्स जितनी वेलोसिटी वैक्यूम में होती है लगभग उतनी ही वेलोसिटी किस में होती है, एयर में होती है। फिर वाटर में जो स्पीड है वो और भी कम होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। और उसके बाद में किस में होती है, ग्लास में होती है, 2 × 10⁸, राइट। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जस्ट अपोजिट साउंड की जो साउंड है, साउंड वेव की मैक्सिमम वेलोसिटी होती है सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैसियस में। तो इसकी अपोजिट यहाँ पर लाइट है, तो लाइट की मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वैक्यूम में और एयर में, दैट इज 2.99 × 10⁸। फिर उसके बाद में लिक्विड विच मीन्स वाटर में 2.25 × 10⁸, और उसके बाद में जो और भी कम होती है किसमें, ग्लास में, 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड्स, राइट। साथ ही साथ ये भी आप 3 नंबर के लिए फैक्ट आप याद रख सकते हैं, द टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच अर्थ फ्रॉम द सन इज 8 मिनट्स 20 सेकेंड। तो 8 मिनट्स 20 सेकेंड में जो लाइट है वो सन से पृथ्वी तक जो है पहुंच जाता है। क्लियर। चलिए अब हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन और लाइट। देखिए लाइट इज अ वास्ट टॉपिक, देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स इन लाइट, राइट। तो लाइट जो है एक वाइडर टॉपिक हो जाएगा जिसमें कई टॉपिक्स होते हैं। और चूंकि हमारे सिलेबस में यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, राइट। साथ ही साथ
इमेज फॉर्मेशन है, राइट। तो इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस हो जाएगा। देयरफॉर जो टॉपिक लाइट के हमारे सिलेबस में मेंशन है हम उनको ही पढ़ेंगे, और यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज मेंशन्ड इन एमपीपीएससी मेंस सिलेबस, इसलिए रिफ्लेक्शन को आपको 3 मार्कर के लिए, 5 मार्कर के लिए और 11 मार्कर के लिए प्रिपेयर करना है। अब रिफ्लेक्शन के किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, या व्हाट आर द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। दूसरी चीज 5 नंबर में पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एज वेल एज लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या फिर यहां पर 11 मार्कर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, right, what are the loss of reflection of light and what is the importance of reflection of light। ये तीनों के तीनों जो प्रश्न हैं वो 11 मार्कर में पूछे जा सकते हैं, तो 1 बाय 1 हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट, राइट, फिजिक्स में आप आंसर राइटिंग में हमेशा इमेजेस को और साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स को प्रेफर करें, क्योंकि विदाउट एनी इक्वेशन एंड विदाउट एनी डायग्राम यू कैन नॉट एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या इमेज फॉर्मेशन। तो इसके लिए आपको न केवल प्रैक्टिस करनी है बल्कि इसमें महारत हासिल करनी है, ताकि एग्जाम में आप शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छे से डायग्राम को क्या कर सके, ड्रॉ कर सके। आई डिडंट यूज द इमेज reflection because I want that you learn how to draw a diagram। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन को समझते हैं, उसके बाद में मैं इसके डायग्राम को आपको बताता हूं। तो इसका डायग्राम जो है वो सिंपल होता है, राइट। तो देखिए, व्हेन अ रे ऑफ लाइट अप्रोचेस अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस एंड द लाइट रे बाउंसेस बैक, राइट, एंड दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जैसे सबसे पहले डायग्राम में भले ही आप, जैसे मैंने कहा कि अगर आप कर दें कि सर हमारी लाइन ऐसी बनती है, क्या ये सही है, मतलब इतनी बेंड नहीं होना चाहिए बट फिर भी थोड़ा बहुत चल जाता है ऐसे। बट इम्पोर्टेंस क्या है कि जब आप जो भी डायग्राम बनाएंगे उसमें मेंशन करें। जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया और यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर मुझको मेंशन करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, पॉलिश्ड सरफेस। ये क्या हो जाएगा, पॉलिश्ड सरफेस, राइट। अब इस पॉलिश्ड सरफेस की ओर यदि कोई रे ऑफ लाइट क्या होती है, अप्रोच होती है, तो वह है रे ऑफ लाइट क्या होती है, टर्न्स बैक होती है, राइट। किस कोई एंगल बनाते हुए वो क्या होती है, बैक हो जाती है या उसी मीडियम में चली जाती है, राइट। और ये जो फिनोमिना होता है इसको ही क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, राइट। और यहां पर अगर हम यहां पर इतना और लिख देंगे, जैसे एक मिनट, यहां से हमको नॉर्मल भी जो है ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये यहां पर हो जाएगा आई, यहां पर जो एंगल बनता है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। दिस इज पॉलिश्ड सरफेस, दिस इज क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे, और दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, राइट। अगर आप इसको 5 नंबर में पूछा जाता तो ध्यान रखें, भले ही आपकी मार्किंग यहाँ पर वर्ड लिमिट कम है, लेकिन डायग्राम से आप स्पेस को कवर कर सकते हैं, और डायग्राम आपको बनाना ही है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन 5 मार्कर, तो आपको ये और उसके बाद में ये डायग्राम बनाना है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखिए, व्हेन रे ऑफ लाइट अप्रोचेस टू अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, right, and the light ray bounces back, it is known as reflection of light, right। ये जो है यहाँ पर लाइट रे आ रही है और जब ये पॉलिश्ड सरफेस से क्या करती है, टकराती है, तो वह उसी मीडियम में क्या होती है, बाउंस बैक हो जाती है। इस फिनोमिना को ही क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। अब हम समझते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंस, द अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमेशा ध्यान रखना कि
जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपीयर होते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे फॉर एन एग्जांपल दिस इज सन, राइट। अब सन से जो है लाइट रेज क्या होती हैं, एमिट होती हैं। जब ये लाइट रे, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर कोई टेबल रखी है, तो जब ये लाइट रे किसी टेबल पर क्या होगी, टेबल पर जो है इंसिडेंट होगी, तो ये क्या होती है, यहाँ से इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। और जब यही रिफ्लेक्शन ह्यूमन आईज में क्या होता है, एंटर होता है, तब जाकर हम किसको जो है लाइट को टेबल को क्या कर पाएंगे, अपीयर कर पाएंगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कार हो, राइट, ह्यूमन हो, एनिमल्स हो, वर्ड्स हो, राइट, एवरी ऑब्जेक्ट जो अपीयर होता है वो किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। यदि रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट हमको अपीयर या वह ऑब्जेक्ट जो है अपीयर नहीं होगा। सेकेंड थिंग इज दैट ऑब्जेक्ट्स अपीयर कलरफुल। देखिए जो सन रेज होती है उसका कलर कैसा होता है, वाइट होता है। एक्चुअली जो वाइट रे होती है, वाइट रे में, वाइट रे जो होती है उसमें 7 कलर की या 7 कलर की क्या होती हैं, 7 कलर की क्या होती हैं, रेज होती हैं, जिसको विवगोर कहा जाता है, राइट। तो जो वाइट रे होती है वो 7 कलर की जो रेस होती है उनसे मिलकर क्या होती है, बनी हुई होती है। और जब ये वाइट रे किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, तो जैसे मैंने कहा कि ये टेबल है, ये टेबल क्या करती है, ये टेबल जो है ग्रीन कलर को, राइट, और जैसे बाकी जितने भी 7 कलर हैं, केवल और केवल ये रेड कलर को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, राइट। ये जो टेबल है ये बाकी के 6 कलर को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, केवल और केवल रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। इसी वजह से ये जो टेबल है ये कैसी दिखाई देती है, रेड कलर की दिखाई देती है। जैसे आई एम वेयरिंग येलो कलर शर्ट, तो विच मीन्स दैट जो स्टूडियो का लाइट है वो लाइट वाइट कलर का है, राइट, और जो मेरी शर्ट है वो येलो कलर को छोड़कर बाकी के सारे कलर को एब्जॉर्व कर रही है और येलो कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है। देयरफॉर आप वीडियो में, आपको वीडियो में मेरी जो शर्ट का कलर है वो कैसा दिखाई दे रहा है, येलो दिखाई दे रहा है। तो रिफ्लेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या हुआ, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द ऑब्जेक्ट्स आर अपीयर, या अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये पहला क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंस हो जाएगा। और दूसरी चीज, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट्स अपीयर कलरफुल, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कलरफुल क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। अब हमको समझना है यहाँ पर लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, बट लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने से पहले हमको कुछ टर्मोलॉजी से जो है समझ लेना चाहिए। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है कि व्हेन रे ऑफ लाइट अप्रोचेस स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, सो दिस इज स्मूथ polished surface, right? So when ray of light approaches a smooth polished surface, it bounces back, and this phenomena is known as reflection of light. अब जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है ये भी 3 मार्कर में हमेशा पूछी जा सकती है। सबसे पहला तो हो जाएगा यहाँ पर इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है, राइट, द रे दैट लैंड ऑन द सरफेस। जैसे मैंने कहा कि ये जो रे है ये इस सरफेस पर क्या हो रही है, लैंड हो रही है। एक मिनट, राइट, तो ये यहां पर क्या हो रही है, लैंड हो रही है, तो इसको ही क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे कहा जाता है, राइट। सो द रे दैट लैंड ऑन द सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, उसको ही क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे कहा जाता है। तो ये यहाँ पर हो जाएगी इंसिडेंट रे, राइट, और इसको इस तरीके से जो एरो लगाकर इसको दर्शाया जाता है, इंसिडेंट रे इज अप्रोचिंग टू सरफेस। फिर होती है रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्शन के पश्चात, राइट, जो रे क्या होती है, बाउंसेस बैक होती है। द रे विच बाउंसेस बैक, उसको ही क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। तो ये हो जाएगी यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, तो देखिए जो इंसिडेंट रे होती है जिस पॉइंट पर क्या होती है,
जिस पॉइंट पर अप्रोच करती है, जिस पॉइंट पर क्या करती है, इसका इंसिडेंट होता है, उसी को क्या कहा जाता है, इंसिडेंट पॉइंट कहा जाता है। सो द पॉइंट एट विच द रे इज इंसिडेंट, उसको ही इंसिडेंट पॉइंट कहा जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्मल क्या होता है, तो देखिए जहां पर इंसिडेंट रे क्या होती है, हिट करती है, वहीं पर जो सरफेस होता है इसके 90 डिग्री पर जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है उसको ही क्या कहा जाता है, नॉर्मल कहा जाता है। सो इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ध्यान रखना जो नॉर्मल होता है वो इस पॉलिश्ड सरफेस प्लेन से क्या होता है, 90 डिग्री पर होता है। तो इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज नोन एज नॉर्मल, राइट। अब ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपको जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो समझ में आ जाएगा। 90% स्टूडेंट्स को ये पता रहता है कि यहां पर एक एंगल बनता है जिसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं और यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, बट वो कंफ्यूज होते हैं कि ये वाला एंगल जो है ये वाला जो एंगल है, ये एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट है या ऊपर वाला। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है या ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, राइट। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर समझ लीजिए, ये हमारे सिलेबस में, इसलिए यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए क्लियर करना। डेफिनेशन क्या होती है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं होता है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, विच मीन्स दैट द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो नॉर्मल ये हुआ और इंसिडेंट ये, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको ही क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जिसको किससे दर्शाते हैं, आई से। तो 3 मार्कर के लिए आप याद रखें, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंट को डिनोट किया जाता है आई से। वहीं द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे राइट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको डिनोट किससे किया जाता है, आर से किया जाता है। क्लियर। अब लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहला तो क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि ये पॉलिश्ड सरफेस हो जाएगा, तो यहां पर ये इंसिडेंट रे है, तो यहीं पर क्या होगा, नॉर्मल होगा, राइट। चलिए, और यहीं पर क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रेज होगी, राइट। तो जब कभी भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, सो इन द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज इक्वल्स टू आर। और यहाँ से डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये दो क्या हो जाएंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। इन दोनों के अलावे भी और कुछ रूल्स होते हैं, राइट। हालांकि ये जो रूल्स हैं ये मिरर्स के भी हैं, तो जब हम मिरर्स का इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब भी इन रूल्स को पढ़ना है। तो मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराने के लिए जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है, ध्यान रखें कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन के लॉस है उनमें केवल और केवल ये 2 पॉइंट आते हैं, बाकी के ये जो पॉइंट हैं ये रिफ्लेक्शन तथा इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड हैं, उनको भी हम साथ ही साथ समझते चलते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई टू ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। अगर कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है तो वह है या उस पर जो रिफ्लेक्शन के रूल्स होते हैं वो समान तरीके से अप्लाई होते हैं। फोर्थ क्या हो जाएगा कि इफ अ पर्सन इज वॉकिंग टुवर्ड मिरर विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर, फॉर एन एग्जांपल ये क्या हो जाएगा, मिरर हो जाएगा, राइट। और कोई पर्सन, दिस इज समबडी, दिस समबडी इज अप्रोचिंग टू मिरर विद x किलोमीटर पर आवर स्पीड, राइट। तो जाहिर सी बात है इस मिरर में इसका इमेज भी फॉर्म होगा और इमेज भी इसी या किसी निश्चित स्पीड से क्या होगी, इस ओर अप्रोच होगी। बट यहाँ पर 2 प्रकार के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। पहला क्या हो जाएगा, द इमेज ऑफ पर्सन विल अपीयर टू बी कमिंग टुवर्ड्स द मिरर एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। सिंपल सी बात है, जो प्लेन मिरर होता है
प्लेन मिरर में हमेशा इमेज उतनी दूरी पर ही बनती है जितनी दूरी पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसीलिए जितनी स्पीड से जो पर्सन है अप्रोच करेगा मिरर की ओर, उसी स्पीड से इमेज ऑफ दैट पर्सन वो मिरर की ओर आती हुई प्रतीत होगी। तो द इमेज ऑफ पर्सन विल अपीयर टू बी कमिंग टुवर्ड द मिरर एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। बट यदि आपसे कहें कि जो इमेज है उस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में किस किलोमीटर से आती हुई प्रतीत होगी, तो आपको पता है रिलेटिव स्पीड। अगर एक कार इस तरफ इस x जो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे, दूसरी कार अपोजिट डायरेक्शन में 6 किलोमीटर से आ रहे, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो कुल मिलाकर द इमेज ऑफ द पर्सन विल अपीयर टू बी कमिंग टुवर्ड द पर्सन, और उस पर्सन के रिलेशन में अगर बात करें तो वो स्पीड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तीसरा, फॉर अ पर्सन और ऑब्जेक्ट टू सी इट्स फुल इमेज, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पर्सन को अपने पूरा इमेज देखना है तो जो मिरर है उसकी मिनिमम जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, हाफ ऑफ, राइट, हाफ द हाइट ऑफ दैट पर्सन। तो उस पर्सन या उस ऑब्जेक्ट की जो जितनी हाइट है उसकी हाफ लेंथ होनी चाहिए मिरर की। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग इंसिडेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, यदि हम प्लेन सरफेस को x डिग्री से क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो 2x के एंगल से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, राइट। सो दीज वर द रूल्स ऑफ, राइट, इनमें से ये दो हैं, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन, और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इक्वल होता है। ये दोनों रिफ्लेक्शन के क्या है, रूल हैं। यदि 3 मार्कर में पूछा जाए तो यू हैव टू राइट दीज 2 रूल्स। इसके अलावा भी और कुछ रूल्स हैं, उनको वहाँ पर मैंने लिख दिया है, राइट। नेक्स्ट, हमारे जो प्रीवियस ईयर्स का एग्जाम था, तो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, और फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल्स पूछे गए, देयरफॉर देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट रिफ्लेक्शन से भी न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। सो हमको प्रिपेयर करना है, इसीलिए आप मेरे साथ फिजिक्स को पढ़ें, एंजॉय करें और न्यूमेरिकल्स को भी सीखें। जैसे ये न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, ठीक है। अ लाइट रे इंसिडेंट्स विद अ प्लेन सरफेस whose angle of reflection is 30 degree, then find the value of angle of incident। तो यहाँ पर सीधा सा प्रश्न है, राइट। जैसे अगर इसको हम सॉल्व करें, राइट, हालांकि 3 मार्कर में आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन राइट द आंसर, बट 5 मार्कर में पूछा जाता है तो फिर हमको लिखना पड़ेगा गिवन दैट। अब हमको गिवन क्या है, गिवन दैट, राइट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 30 डिग्री, राइट। तो जब आप अगर 5 मार्कर है तो उसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन दैट r इक्वल्स टू 3, राइट, देन वी हैव टू फाइंड आउट i, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है। अब हम लिखेंगे वी नो दैट अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन i इक्वल्स टू r, राइट, और यदि r कितना है, 30 डिग्री है, तो I वुड बी 30 डिग्री और दिस वुड बी योर आंसर। अगर 3 मार्कर क्वेश्चन है तो आप I इक्वल्स टू लिख दें 30 डिग्री, आपका आंसर सही हो जाएगा। 5 मार्कर में गिवन दैट, वी नो दैट, और एक के नीचे एक जो है आपको इक्वल का जो साइन है वो लगाना है, और इस तरीके से जो फॉर्मूला है उसको बॉक्स में पैक करना है। टिल देन या ओनली देन यू विल गेट गुड मार्क्स, राइट, जब आप ये लिखेंगे। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यदि r इक्वल्स टू 30 डिग्री है तो I भी कितना होगा, 30 होगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। अ रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड विद अ प्लेन सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, राइट। क्या फाइंड करना है, मैं आपको अब सीधा सीधा बता रहा हूँ, राइट। अब आप फिर सोच रहे होंगे, जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आपका उत्तर है 20 डिग्री तो वो गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पर समझिए, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अ रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड विद अ प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस हो जाएगा, और इस प्लेन सरफेस में 20 डिग्री का एंगल बनाते हुए रे रिफ्लेक्ट हो रही है, विच मीन्स दैट यहाँ पर 20 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। अब आपको पता है कि जो प्लेन है, प्लेन सरफेस होती है, उससे नॉर्मल हमेशा कितनी डिग्री पर होता है,
90 डिग्री पर। तो यदि यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है 20 डिग्री है, तो मतलब R इक्वल्स टू कितना होगा 70 डिग्री। और यदि R 70 डिग्री है तो I भी कितना होगा 70 डिग्री ही होगा। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा 70 डिग्री। समझ में आया? यहाँ पर 20 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है। क्या कहा गया है? अ रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड विद प्लेन सरफेस मेकिंग एंगल ऑफ 20 डिग्री। तो एंगल जो बन रहा है वो प्लेन सरफेस से बन रहा है, कितना 20 डिग्री का। तो यदि यहाँ पर 20 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 70 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 70 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा, ये सॉरी इंसिडेंट कितना होगा 70 डिग्री। क्लियर? चलिए थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट विद अ प्लेन सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, then it will reflect with the plane surface by making an angle of how many degrees। तो सिंपली क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये प्लेन सरफेस हो जाएगी, इस प्लेन सरफेस पर एक रे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। A ray of light is incident with plane surface making angle of 50 डिग्री। तो यहाँ का जो एंगल है वो कितना है 50 डिग्री है। अब पूछ रहे हैं हमसे कि it will reflect with the plane surface making angle of how many surface। तो ये यहाँ पर ये कितना एंगल होगा। तो इसको फाउंड आउट करने का बिल्कुल सही तरीका ये है कि अगर ये प्लेन के साथ में एंगल बन रहा है 50 डिग्री का, तो यहाँ पर I कितना होगा 40 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का टोटल 90 डिग्री है तो 50 है, तो ये होगा 40। अगर I 40 है तो R इक्वल्स टू कितना होगा 40। तो यहाँ पर कितना बचेगा, अगेन कितना 50 डिग्री बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। नेक्स्ट हो जाएगा, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट विद नॉर्मल मेकिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट ना कह के क्या लिखा है कि इंसिडेंट विद द नॉर्मल मेकिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। तो बात तो वही हुई ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है 20। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि ये एक रे है जो कि क्या हो रही है, यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है रे का, और ये नॉर्मल के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रही है 20 डिग्री का। तो नॉर्मल और रे ऑफ इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसको ही हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और यदि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट या I 20 डिग्री है तो डेफिनेटली R कितना होगा, R भी कितना होगा 20 डिग्री होगा। तो R इक्वल्स टू 20 डिग्री। नेक्स्ट हो जाएगा, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट विद प्लेन सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। सीधी सी बात है, यहाँ पर नॉर्मल के साथ में एंगल नहीं बन रहा है, किसके साथ में मिल रहा है, प्लेन के साथ में। तो जो रे है उसका इंसिडेंट हो रहा है और प्लेन के साथ में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 20 डिग्री का, राइट। देन हाउ मेनी डिग्रीज विल दैट रे डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। यहां पर कुल मिलाकर ये है कि यहां पर ये कहा गया है कि जो रे है वो उसके पाथ से कितने डिग्री की डिफ्लेक्ट हो जाती है। कुल मिलाकर जो है कि ये जो रे है इसका पाथ क्या है, ये होना चाहिए, राइट। बट ये इस सरफेस से टकराकर ही क्या होती, बाउंस बैक हो जाती है, इस डायरेक्शन में चली जाती है। विच मीन्स दैट हमको ये एंगल क्या करना है, फाउंड आउट करना है। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप ये पता कर लें कि ये 20 डिग्री है तो ये कितना होगा यहाँ पर 70 डिग्री। ये 70 डिग्री है तो R भी कितना होगा 70 डिग्री। तो ये कितना बचेगा यहाँ पर 20 डिग्री, और ये 20 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 20 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 40 हो जाएगा, और 180 में से अगर हम 40 को मतलब माइनस कर देते हैं तो वो आपका एंगल हो जाएगा। ये इसका मैं सीधा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ। क्या होता है, जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस का 2i। कहने का तात्पर्य ये कि 180 माइनस का 2i, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है यहाँ पर
70 है, तो 70 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 140 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो सीधी ट्रिक क्या हो जाएगी, यहाँ पर जैसे हमने अभी निकाला ट्रिक से कितना आया 40, 180 माइनस का 2 आई, तो 180 माइनस का 2 गुणित कितना हो जाएगा 70, तो 40 आया। या फिर आप नॉर्मल मेथड से ये निकाल सकते हैं, ये 20 है तो I 70 होगा, R 70 होगा, ये फिर 20 होगा, यहाँ पर 20 होगा तो यहाँ पर भी 20 होगा। इस तरीके से ये पूरा पूरा एंगल कितने का हो जाएगा 40 डिग्री का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 25 डिग्री विद द नॉर्मल, देन विद एन एंगल ऑफ हाउ मेनी डिग्रीज विल इट बी इंसिडेंट विद द नॉर्मल। बात वही है, घुमा फिरा के दी गई है। क्या कहा गया जरा समझ लेते हैं। रिफ्लेक्ट्स मेकिंग एंगल ऑफ 25 डिग्री, तो रिफ्लेक्शन हो रहा है और नॉर्मल के साथ में 25 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो यही तो किसकी वैल्यू है, आर की। और फिर अगर आपसे सीधा कहते कि आई की वैल्यू कितनी है, तो आप बता देते कितनी है 25 डिग्री। या पूछा भी क्या है कि विद एन एंगल ऑफ हाउ मेनी डिग्री विल इट बी इंसिडेंट विद द नॉर्मल, अर्थात नॉर्मल के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाते हुए इंसिडेंट होगी, अर्थात पूछा क्या है आई है। और हमें पता है आई इक्वल्स टू आर। तो यदि 25 डिग्री के एंगल के साथ में नॉर्मल के साथ में कोण बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इंसिडेंट भी 25 डिग्री के साथ में ही होगा। नेक्स्ट हो जाएगा, अ रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑन अ प्लेन सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये हो जाएगा, अब रे का रिफ्लेक्शन हो रहा है लेकिन प्लेन के साथ में, और कितना 30 डिग्री का। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है। अगर प्लेन एरिया के साथ में या प्लेन सरफेस के साथ में रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो यहाँ पर जो आई की वैल्यू है वो कितनी होगी 60 डिग्री होगी। और यदि आई 60 डिग्री है, सॉरी आर अगर 60 डिग्री है, तो आई इक्वल्स टू भी कितना होगा 60 डिग्री ही होगा। क्लियर। चलिए अब जो बाकी के ये जो जितने भी क्वेश्चन थे, ये 7 क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्टली लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पर रिलेटेड थे। अब कुछ और प्रश्नों को हम पढ़ लेते हैं। श्याम इज कमिंग टुवर्ड द मिरर विद अ स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर। At what speed will Shyam's image appear to be coming toward him? ध्यान रखना, यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जैसे मैंने कहा कि ये श्याम है, ये श्याम x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या हो रहा है, मिरर की ओर अप्रोच कर रहा है। तो उसका जो इमेज है वो है भी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही क्या होगा, आता हुआ दिखाई देगा। बट क्या पूछा है, कमिंग टुवर्ड हिम, अर्थात दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी तो कितना उत्तर हो जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर। अगर यहाँ पर टुवर्ड्स हिम की जगह पे अगर मिरर होता, टुवर्ड मिरर, तो आपका आंसर कितना होगा 7 किलोमीटर पर आवर। तो जो श्याम्स इमेज अपीयर टू बी कमिंग टुवर्ड हिम, तो वो स्पीड होगी 14 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी। और अगर यहाँ पर टुवर्ड मिरर होता तो कितनी होगी 7 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अ पर्सन इज वॉकिंग टुवर्ड अ लार्ज मिरर एट स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट स्पीड विल हिज इमेज अपीयर टू बी कमिंग इन द मिरर। सीधी सी बात है, ये वही बात कही गई, ये मिरर हो जाएगा। तो मिरर में इमेज की स्पीड कितनी होगी, अगर उस पर्सन की जो स्पीड है वो कितनी है 14 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने सीधा बताया है कि पूछा है मिरर की ओर, तो मिरर की ओर स्पीड क्या रहेगी, वही रहेगी 14 किलोमीटर पर आवर। और यदि मिरर कमिंग इन द मिरर की जगह पे होता टुवर्ड हिम, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 कितनी हो जाती 28 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट हो जाएगा, डॉक्टर वर्मा इज गोइंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग मिरर हुज स्पीड, राइट, हुज स्पीड इज 6.5, यहां पर हुम स्पीड आएगा, राइट। सो डॉक्टर वर्मा इज गोइंग इन फ्रंट ऑफ बिग मिरर हुम स्पीड इज 6.5 किलोमीटर पर आवर, देन हिज इमेज इन दैट मिरर विल अपीयर टू बी कमिंग टुवर्ड्स हिम एट द स्पीड ऑफ हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर। ये
इसका नेक्स्ट वर्जन हो जाएगा। कुल मिलाकर सीधा ये मिरर है, राइट। तो मिरर की स्पीड जो है इस पर्सन की और कितनी होगी तो प्लस कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी, डॉक्टर वर्मा की जो स्पीड है वो 6.5 किलोमीटर है। तो उनकी और जो उनकी इमेज की उनकी और जो उनकी इमेज आती हुई प्रतीत होगी तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी, तो 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 13 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट हो जाएगा इफ हाइट ऑफ अ पर्सन इज 170 सेंटीमीटर, then what should be the minimum height of mirror to see his full image। ये मैंने सीधा बताया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पर्सन को यदि मिरर में अपना पूरा या फुल इमेज देखनी है तो उसके लिए मिरर की जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो उस ऑब्जेक्ट की या उस पर्सन से आधी होनी चाहिए। तो 170 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, 85 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यदि पर्सन को अपना पूरा इमेज देखनी है तो द हाइट ऑफ मिरर शुड बी मिनिमम 85 centimeter. So in this way we have studied reflection of light as well as basics of light, right? So in the upcoming lecture we will study refraction of light. Till then, thank you.